हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज अग्रहरी आप लोगों का अग्रहरी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग रेखाएं और कोड से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं, सारी चीज़ों को हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, रेखाएं क्या होती हैं, कोड क्या होते हैं। तो आप लोग समझिए स्टूडेंट्स, रेखा क्या होती है। रेखाएं संरेख कब होती हैं, रेखाएं असंरेख कब होती हैं। तो आप लोग समझिए, जैसे कि यहां पर हमारे पास कोई रेखा है, जैसे हमारे पास एक कोई रेखा है और इस रेखा को हमने नाम दिया क्या, ए बी। ए हमारी कैसी रेखा है, ए बी रेखा है। ये ये शांत रेखा है। कैसी रेखा है, शांत रेखा। अब आप लोग कहेंगे कि शांत रेखा कैसी रेखा होती है। तो वह रेखा जिसके दोनों सिरों को, जैसे इस वाले सिरे को अगर हम पकड़ें और ऐसे बढ़ाते जाएं, जितनी दूर चाहें बढ़ा सकते हैं। इस सिरे को लेकर के बढ़ाना चाहें, जितनी दूर चाहें उतनी दूर बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके की जो रेखा होती है वो शांत रेखा कहलाती है। स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए शांत रेखा क्या होती है। समझिए, कोई रेखा है ए बी, इस रेखा के अगर दोनों सिरों को हम लोग बढ़ाना चाहें तो असीमित दूरी तक बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके की जो रेखा होगी वो शांत रेखा कहलाएगी। चलिए अब हम लोग रेखा खंड की बात कर लेते हैं। अब जैसे कोई रेखा है, रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों रेखा खंड कहलाता है। क्या कहलाता है, रेखा खंड कहलाता है। आप समझिए, ए सी डी क्या है, सी डी एक रेखा खंड है। इसको हम और आगे तक नहीं बढ़ा सकते। आप समझिए, ए हमारे पास कोई एक रेखा ए बी है। इस रेखा ए बी पर कोई दो बिंदु सी डी इस तरीके से हों, तो ये जो सी डी होगा, ये जो यहाँ पे सी डी है, ये सी डी क्या होगा, रेखा खंड होगा। और यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग चाहें तो सी और डी को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इसके दोनों किनारे देखिए, बिंदु सी है, बिंदु डी है, तो दोनों अंत बिंदु हो गया। तो ए सी डी क्या कहलाएगा, रेखा खंड। और ए बी हमारी क्या कहलाएगी, लाइन कहलाएगी, रेखा कहलाएगी, शांत रेखा कहलाएगी। चलिए, रेखा क्या होती है, शांत रेखा आप लोग समझ गए। ये रेखा खंड भी आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो सी डी है वो क्या है, रेखा खंड है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, और रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु वो किरण कहलाता है। आप लोग समझिए, कोई रेखा है इस तरीके से, जिस पर एक अंत बिंदु कुछ इस तरीके से है, और इसको यहाँ पे हम असीमित रूप से ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो ए वाला क्या कहलाएगा, किरण कहलाएगा। ए इसका फिक्स बिंदु हो गया, ए अंत बिंदु हो गया, और यहाँ से हम लोग बढ़ा सकते हैं। आप लोग किरण जानते ही होंगे। समझिए, यहाँ पे सूर्य है और लाइट ऐसे आ रही है, सूर्य है, लाइट ऐसे आ रही ना, तो लाइट तो यहीं से निकल रही, तो ये क्या हो जाएगा, अंत बिंदु हो जाएगा। और इधर कहीं भी जा सकता है, इसको कितना भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यहाँ थोड़ी बढ़ाया जा सकता है, यहीं से तो निकल ही रहा है। तो ये क्या हो गया, अंत बिंदु हो गया, और यहाँ हम बढ़ा ही सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, किरण कहलाएगा। चलिए ध्यान दीजिए कि रेखाखंड ए बी को ए बी से व्यक्त किया जाता है। अब अगर कोई रेखाखंड है, कोई रेखाखंड है, तो यहाँ पे जैसे देखिए सी डी है, सी डी क्या एक रेखाखंड है। इसको अगर हम व्यक्त करना चाहें तो कैसे व्यक्त करेंगे, ऐसे दिखा देंगे, सी डी रेखाखंड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसकी लंबाई ए बी से व्यक्त किया जाता है। किरण ए बी को इस तरीके से दिखाया जाता है, देखिए किरण ए बी। तो यहाँ पे चलिए, हमारा जो किरण है इसको हम मान ले रहे हैं क्या, पी क्यू। पी क्यू क्या है, किरण है। तो पी क्यू किरण को हम लोग किस तरीके से दिखाएंगे, आप लोग यहाँ पे समझिए। चलिए,
पी क्यू क्या है, किरण है, तो एक अंत बिंदु होगा, तो यहाँ पर भी हमारा एक अंत बिंदु होगा और यहाँ पे हम बढ़ा ही सकते हैं। तो किरण अगर हमें दिखाना होगा तो हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। परंतु हम इन संकेतनों का प्रयोग नहीं करेंगे तथा रेखा ए बी, किरण ए बी, रेखाखंड ए बी, उसकी लंबाई को एक ही संकेत ए बी से व्यक्त करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसका अर्थ संदर्भ से स्पष्ट हो जाएगा। कभी कभी छोटे अक्षर जैसे एल, एम, एन इत्यादि का प्रयोग रेखाओं को व्यक्त करने में किया जाएगा। तो जनरली हम लोग जैसे रेखाखंड ए बी की बात करना है तो ऐसे ए बी लिख देंगे, किरण सी डी की बात करना है तो ऐसे लिख लेंगे। तो जनरली इसी चीज का प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग संरेख की बात कर लेते हैं। अगर बिंदु कई दिए हैं तो वे संरेख कब होंगे, आप लोग समझिए। कोई 3 बिंदु हैं या उससे अधिक बिंदु हो सकते हैं, यदि 3 या अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित हों तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। आप लोग समझिए, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक रेखा है, ए समझिए एक रेखा हो गई, ठीक है। और ये जो रेखा है, इस रेखा पर 3 बिंदु हैं या फिर उससे अधिक बिंदु कुछ इस तरीके से, जैसे हमने कहा ए बिंदु ए हो गया, ए बिंदु बी हो गया, ए बिंदु सी हो गया, ए बिंदु डी हो गया। अब अगर ए बी सी डी एक ही रेखा में हैं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, संरेख कहेंगे। आप लोग और समझिए, चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको इरेज कर लें। समझिए जैसे ए रेखा हो गया क्या, ए बी कोई रेखा हो गई, ठीक है। और ये जो ए बी रेखा है, इस रेखा पर 3 या उससे अधिक बिंदु हैं। समझिए 3 बिंदु हैं, इसी रेखा पर होने चाहिए। अगर इसी रेखा पर हैं तो हम कहेंगे कि ये जो बिंदु आपको दिख रहे हैं कैसे हैं, संरेख हैं। संरेख का मतलब एक ही रेखा में हैं, समझ गए। चलिए अब अगर ये दूसरी रेखा हो गई, चलिए इसको हमने पी क्यू मान लिया, और एक कोई बिंदु आर है, यहाँ पे कहीं है, तो अगर ये जो आर बिंदु है पी क्यू पर तो है नहीं, तो ये बिंदु कैसे कहलाएंगे, असंरेख कहलाएंगे। यही बात स्टूडेंट्स आप लोगों को समझनी है। चलिए अन्यथा वे असंरेख कहलाएंगे, अगर एक ही लाइन में नहीं है तो असंरेख कहलाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। याद कीजिए, जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रही हो, दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रही हो, समझिए हमारा ए एक बिंदु हो गया पी, और इस बिंदु पी से कोई एक किरण इस तरीके से स्टार्ट हो रही हो और कोई दूसरी किरण इस तरीके से स्टार्ट हो रही हो, तो इसे तो हम लोग क्या कहेंगे, शीर्ष कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए, तो याद कीजिए जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है। कोण बनाने वाली दोनों किरणों को भुजाएं कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो दोनों भुजाएं हैं, इन्हीं भुजाओं को मिलाने से कोण बन रहा है। तो इन्हीं किरणों से क्या बन रहा है, कोण बन रहा ना, यही तो एंगल बन रहा बीच में। तो ये जो किरणें हैं पी क्यू, ये जो किरण है पी आर, इसे क्या कहेंगे, भुजाएं कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, और उभयनिष्ठ अंत बिंदु को शीर्ष कहते हैं। ये जो अंत बिंदु है इसे क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। आप पिछली कक्षाओं में अपने विभिन्न प्रकार के कोणों जैसे न्यून कोण, समकोण, चलिए इसकी बात हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग ध्यान से देखिए, अगर हम लोग कोणों के प्रकार की बात करें तो यहाँ पे बस आपको जरा सा इंट्रोडक्शन ही देना है। पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया है। तो आप समझिए भाई, हमारे पास दो किरणें थी, दोनों किरणों को मिलाने से क्या बनता है, कोण बनता है। और इनका जो अंत बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। यहाँ पे समझिए एक बिंदु हमारा पी क्या हो गया, शीर्ष हो गया। इसको हमने क्यू लिया, ए आर लिया। ये जो
किरण बनाने वाली, देखिए ये जो किरण है जिनसे हमारा कोण ए बन रहा है, इन किरणों को क्या कहते हैं? देखिए पी आर और पी क्यू को क्या कहेंगे हम लोग? भुजाएं कहते हैं। ये बात आप लोग समझ लीजिए, पी आर और पी क्यू भुजाएं कहलाएंगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब कोण हमारे पास कई तरीके के होंगे, तो चलिए हम लोग कोणों को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो कोण होगा वो होगा न्यून कोण। कौन सा कोण होगा? न्यून कोण। अब समझिए यहाँ पे ए क्या है? ए हमारा एंगल है एक्स। अब अगर ये जो एक्स है, इस एक्स का मान बड़ा है 0 डिग्री से और छोटा है, ये जो एक्स है बड़ा है 0 डिग्री से और छोटा है और छोटा है 90 डिग्री से, तो ये जो कोण है वो कौन सा कोण कहलाएगा? न्यून कोण। इतनी बात स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए। चलिए अब ये तो हमारा न्यून कोण हो गया। अब समझिए ये जो x डिग्री है ये हमारा इक्वल हो जाए 90 डिग्री के। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे y लिया तो हम y लेकर के ही बात कर लें। तो समझिए हमारे पास कोई दो किरण हैं, दोनों किरणें किसी एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रही हैं, तो इनके बीच जो एंगल बन रहा है उसको हमने y मान लिया। और a अगर y का मान कितना हो जाए? 90 डिग्री, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। आप लोग समझ जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब अगर यहाँ पे जो कोण बन रहा है उसको हमने z मान लिया, ठीक है। z अगर बड़ा है किससे? 90 डिग्री से और छोटा है किससे? 180 डिग्री से। जो z है वो बड़ा है 90 डिग्री से और छोटा है 180 डिग्री से। यानी कि अगर हम आपसे पूछें 120 डिग्री वाला कोण को हम क्या कहेंगे, तो आप लोग सोच करके बताइए 120 वाला हमारा किस रेंज में आ रहा है? 90 से बड़ा है, हाँ। 180 से छोटा है, हाँ। तो इसे हम लोग अधिक कोण कहेंगे। ये बात स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे। इसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए हम लोग एक दो एग्जाम्पल लेकर के आपको अधिक कोण समझा ही दें जितने अभी हमने डिस्कस किए। चलिए अभी हमने एक कोण यहाँ पे लिया 60 डिग्री। आप लोग बताइए इसे हम क्या कहेंगे? हमने एक लिया 75 डिग्री। आप लोग बताइए इसे हम क्या कहेंगे? हमने लिया 90 डिग्री। इसे बताइए क्या कहेंगे? हमने लिया 179 डिग्री। इसे क्या कहेंगे? आप लोग सोच करके बताइए। देखिए अब यहाँ पे ये जो 60 डिग्री है क्या है? 60 डिग्री बड़ा है किससे? 0 से, और छोटा है 90 डिग्री से। तो ये हमारी डेफिनेशन क्या होती है? अगर x बड़ा होता है 0 से, छोटा होता है 90 डिग्री से, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये भी हमारा न्यून कोण ही है क्योंकि 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, तो आप लोग समझ गए होंगे। ये 90 डिग्री है। अब अगर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो इसे हम लोग समकोण कहते हैं। ये बात आपको अपने जहन में उतार लेनी है। चलिए अब आप लोग इसमें दिमाग लगाइए। 179 डिग्री वाले को हम लोग क्या कहेंगे? अगर देखिए ये जो 179 डिग्री है ये बड़ा है किससे? 90 डिग्री से। छोटा है किससे? 180 डिग्री से। तो यहाँ पे जब हमारा x बड़ा होता है 90 से, छोटा होता है 180 से, तो इसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स आप लोग? चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। इतनी बात आप लोग समझ गए। चलिए आप लोग इसको पहचानना कि ये कौन सा कोण है, ठीक है। आपको बताना ये कौन सा कोण है। आप लोग इसको करना और बताइएगा ये हमारा कौन सा, इसे हम लोग किस नाम से पुकारेंगे।
चलिए ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इतना करना। चलिए अब लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। तो आधी कोण तक हमने स्टडी कर लिया। अब समझिए एक किरण कोई इस तरीके से है और यहाँ पे था तो 90 था, ज़्यादा हुआ 90 से तो अधिक कोण हुआ। अब क्या हो गया कि हमारा जीरो से बड़ा, सॉरी, हमारा क्या हो गया, जो एंगल था वो 180 डिग्री के बराबर हो गया। जब 180 डिग्री के बराबर हुआ तो हमारे पास कुछ इस तरीके से, देखिए एक किरण ये थी, यहाँ पे क्या था, इनका अंत बिंदु था। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कोण इस तरीके से कुछ बना, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये जो कोण बन रहा है इसे कौन सा कोण कहते हैं, ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। और ऋजु कोण या सरल कोण का मान कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला प्रकार हमारा देखिए, अब अगर यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है इसे क्या लिया जा रहा है, टी लिया जा रहा है। देखिए क्या है, टी है। अब इसमें क्या हो रहा है समझिए, अब एंगल 180 डिग्री पे था तो कुछ इस तरीके से था, 180 से 181, 82, 85, 90 होगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, फिर कुछ इस तरीके से आएगा, फिर कुछ इस तरीके से आएगा, फिर कुछ ऐसे घूमेगा ना, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। देखिए ये सब क्या है, प्रतिवर्ती कोण है। तो प्रतिवर्ती कोण को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, आप लोग सोच करके बताइए। देखिए जब हमारा यहाँ पे जो टी है बड़ा है किससे, 180 डिग्री से, और छोटा है 360 डिग्री से, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। तो स्टूडेंट्स इतनी बात आप लोग समझ गए, इतनी बात आप लोग समझ गए। तो यहाँ पे ये जो एंगल्स आपको दिख रहे हैं ये क्या हैं, प्रतिवर्ती कोण हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग कुछ अलग तरीके के कोणों की बात कर लेते हैं। आप समझिए अगर हमारे पास कोई कोण x है, यहाँ से समझिए, अगर हमारे पास कोई कोण x है और ये जो कोण x है इसका वैल्यू कुछ इस तरीके से समझिए 60 डिग्री है, ठीक है। ऐसा मान करके चल रहे हैं, जो चीज़ आपको समझाना चाह रहे हैं आप लोग वो चीज़ समझ जाइए। और हमारे पास कोई दूसरा कोण है और इसका जो वैल्यू है वो कितना है, 30 डिग्री है। अब यहाँ से अगर हम लोग एंगल x प्लस एंगल y कर दें तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब यहाँ से समझिए, यहाँ पे हमारे पास एक कोण था x, दूसरा था y, जब इन दोनों को हमने ऐड किया तो किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री के। भाई इसको हमने ऐड किया, लिख लो ऐसे, इसको हमने ऐड किया तो बराबर आ गया 90 डिग्री के। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ये जो कोण है इसे क्या कहेंगे, इसे पूरक कोण कहेंगे। कौन सा कोण, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो डेफिनेशन देख लीजिए, जब दो कोणों का योग, एक कोण ए हो गया एक कोण ओ ए हो गया, जब दो कोणों का योग बराबर हो 90 डिग्री के तो इसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। देखिए डेफिनेशन लिख लीजिए, एंगल x एंगल y बराबर हो जाए 90 डिग्री के तो इस तरीके के कोण को हम लोग पूरक कोण कहते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स। चलिए डेफिनेशन देख लीजिए, यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो, अब समकोण का मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री के, तो बस वही बात यहाँ पे हो रही है। तो ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। तो पूरक कोण स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए। चलिए अब पूरक हमने पढ़ा तो हम संपूरक कोण भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं संपूरक कोण क्या होता है। आप समझिए हमारे पास अगर कोई एंगल है P, ठीक है, और दूसरा कोई एंगल है Q, हमने ले लिया ऐसे। अब P समझिए हमारा कितना है, P समझिए हमने 130 डिग्री ले लिया और Q हमने ले लिया 50 डिग्री, और हमने इन दोनों को ऐड किया। देखिए ऐड करने पे क्या हो जाएगा,
एंगल पी प्लस एंगल क्यू क्या हो जाएगा, देखिए एंगल पी प्लस एंगल क्यू, एंगल पी कितना है 130 डिग्री, एंगल क्यू कितना है 50 डिग्री, तो यहाँ से 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री क्या हो गया 180 डिग्री के। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग, कोणों का योग 180 अंश के बराबर हो, 180 डिग्री के बराबर हो, डिग्री के बराबर हो, तो इस तरीके के कोण को संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। संपूरक लिख लो, संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग आसन्न कोण की बात कर लेते हैं। जब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो शब्दावलियां हैं, अगर आप लोगों के समझ में आ रही हैं, तो अगर कहीं पे आसन्न कोण की बात करेगा तो वहां पे आप लोग समझ जाएंगे किस चीज़ की बात हो रही है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें पढ़ना जरूरी है ताकि क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकें। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आसन्न कोण की। आप लोग समझिए आसन्न कोण क्या होता है, समझिए आसन्न कोण क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है इसको हम नाम दे रहे हैं क्या, चलिए इसको हमने नाम दिया एक्स, एक्स और इसको हमने नाम दिया वाई। एक्स और वाई आसन्न कोण कब कहलाएंगे, यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। यहाँ पे देखिए उभयनिष्ठ का मतलब कि दोनों का शीर्ष एक ही हो। तो यहाँ पे ये जो एंगल एक्स है इसका शीर्ष क्या है, बी है। यहाँ पे जो एंगल वाई है इसका शीर्ष क्या है, वाई है। तो नेक्स्ट देखिए यदि उनके उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो। यहाँ पे ये जो आप भुजा बीडी देख रहे हो, ये भुजा क्या है, इन दोनों के बीच में उभयनिष्ठ है। और क्या होना चाहिए, और जो शेष भुजा है, देखिए एक उभयनिष्ठ भुजा हो और उनकी वह भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है। भैया यही तो भुजा है जो उभयनिष्ठ नहीं है, यही तो भुजा है जो उभयनिष्ठ नहीं है। अब देखिए भुजा के विपरीत और स्थित हो, तो जो उभयनिष्ठ भुजा है उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो। आप लोग समझिए हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन रहा, देखिए एक रेखा ए बी हो गई, दूसरी बी सी हो गई, और इन दोनों के बीच में कोई उभयनिष्ठ भुजा है, और ये जो उभयनिष्ठ भुजा है इसको हमने नाम दिया बी डी। तो यहाँ पे ये जो एंगल एक्स है ये आसन्न कोण कब कहलाएगा, आप लोग बताइए। एक्स और वाई आसन्न कोण कब कहलाएंगे, जब एक्स और वाई दोनों का एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, दोनों के बीच में एक उभयनिष्ठ भुजा हो। यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा बी डी हो गई, और वह भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित होना चाहिए। ए भुजा बी सी उभयनिष्ठ नहीं है तो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत साइड है। हाँ, यहाँ पे ये जो उभयनिष्ठ भुजा बी डी है क्या, ए बी बी डी के विपरीत साइड है। हाँ, तो यहाँ पे एक्स और वाई क्या हो जाएंगे, आसन्न कोण हो जाएंगे। यही बात यहाँ से आपको समझना है। ए बी डी क्या है, वाई डिग्री, वाई क्या हो गया, आसन्न कोण हो गया, एक्स क्या हो गया, आसन्न कोण हो गया। तो इतनी बात आप लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अब हम लोग कोणों के रैखिक युग्म की बात कर लेते हैं। किसके, कोणों के रैखिक युग्म की बात कर लेते हैं। चलिए इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स अब आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना होगा। ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखिए आप लोग
इसको देखिए, इसमें आप लोगों को क्या दिख रहा, ये जो बी है क्या है, क्या उभयनिष्ठ शीर्ष है? हाँ भी उभयनिष्ठ शीर्ष है। यहाँ पे एक रेखा बीसी है और यहाँ पे एक रेखा ए बी हो गई, और यहाँ पे देखिए ये जो बी डी, एक बी डी क्या है, एक कॉमन रेखा हो गई। अब आप लोग इसको देख करके ये मत कहना कि ये आसन्न कोण है, यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है एक्स, ये आसन्न कोण है, ऐसा आप नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहोगे? यहाँ पे देखिए, आप लोग उस आसन्न कोण की डेफिनेशन को याद करिए। कोई दो कोण आसन्न कोण कब होते हैं? जब उनके जो शीर्ष हैं, शीर्ष क्या हो? उभयनिष्ठ हो। शीर्ष क्या हो? उभयनिष्ठ हो। इसमें ये बात फॉलो हो रही है, हाँ शीर्ष उभयनिष्ठ है। देखिए इसका भी शीर्ष उभयनिष्ठ है। चलिए ठीक है, शीर्ष उभयनिष्ठ होनी चाहिए। दूसरी बात क्या थी? उन दोनों के बीच में एक उभयनिष्ठ रेखा होनी चाहिए। उभयनिष्ठ रेखा। और तीसरी बात क्या है? वह दोनों भुजाएं जो उभयनिष्ठ ना हो, उभयनिष्ठ ना हो, वह दोनों भुजाएं जो उभयनिष्ठ ना हो, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत साइड होने चाहिए। उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत साइड होना चाहिए। लेकिन यहां पर देखिए, ए उभयनिष्ठ भुजा हमारी बीडी है, इसमें ये दोनों कंडीशन तो फॉलो हो रही हैं, लेकिन तीसरी फॉलो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, वह दोनों भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, एक ही दिशा में हैं। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके की बनती है, तो इस तरीके के जो कोणों का युग्म होता है वो क्या कहलाता है? कोणों का रैखिक युग्म कहलाता है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाता है। क्या कहलाता है? कोणों का रैखिक युग्म। आप लोग समझ गए? और ये जो कोणों का रैखिक युग्म होता है, समझिए, अगर हम लोग एंगल एक्स प्लस एंगल वाई की बात करें, देखिए एंगल एक्स प्लस एंगल वाई की बात करें, तो इसका मान कितना डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। आप लोग समझ गए होंगे। समझिए, अगर हमारे पास कोई भी रेखा इस तरीके से है और कोई भी एंगल इस तरीके से बन रहा है, तो इसका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ करके चलना है। तो रैखिक कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है, ये बात भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग शीर्षाभिमुख कोण की बात कर लेते हैं। किसकी बात? शीर्षाभिमुख कोण की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया जा रहा है। अब शीर्षाभिमुख कोणों को भी याद कर सकते हैं। जो समझिए, जो दो रेखाओं, मान लीजिए ए बी और सी डी, परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदन करने पर बनते हैं। समझिए शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है। समझिए हमारे पास कोई दो रेखा है, एक रेखा हमारी ए बी हो गई, ए बी हो गई, और जो दूसरी रेखा है वो कुछ इस तरीके से सी डी हो गई। ठीक है, इसको हमने बी मान लिया, और दूसरी रेखा हमारी सी डी हो गई। देखिए ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं? इस बिंदु ओ पर काट रही हैं। तो इस तरीके का जो कोण बन रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो एंगल बन रहा है ए ओ डी, ये जो एंगल बन रहा है बी ओ सी, ये जो एंगल बन रहा है ए ओ सी, एंगल बन रहा है बी ओ डी, क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। देखिए ए कोण बराबर होगा इस वाले एंगल के।
समझ गए स्टूडेंट्स आप लोग? ए वाला कोण बराबर होगा इस वाले कोण के। ये सारे रूल्स आपके अभी प्रश्नावली के क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे यूज होगा। तो आप लोगों को ये बात समझ करके चलना है, याद करके चलना है। तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण ए वाला एंगल इसके बराबर होगा और ए वाला एंगल एओडी बराबर होगा किसके? बीओडी के। ये बात आपको समझ करके चलना है, याद करके चलना है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो कुछ जरूरी बातों को स्टूडेंट्स आप लोग समझते चलिए क्या है। यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं क्या होती हैं? एक रेखा बनाती हैं। अभी अभी नहीं हमने इसकी बात करी। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, हमने इसकी बात कर ली। अगर हमारे पास दो रेखाएं इस तरीके से प्रतिच्छेद करती हैं तो इनके जो शीर्षाभिमुख कोण हैं वो क्या होंगे? बराबर होते हैं, हमने इसकी चर्चा कर ली। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसकी बात करी। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। लगभग सारी जरूरी बातें हो गई। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। इसके बाद देखिए हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चंस आएंगे। तो प्रश्नावली के क्वेश्चंस को हम लोग इस क्लास के बाद कल की क्लास में स्टडी करेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्लास को आप लोग ध्यान से पढ़ना, रिवाइज करना। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।